तमाम नाजरीन और हाजिरीन दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फ़लसफ़े के एक और नशिस्त में पुख्तनख्वा सर्कल की जानिब से इमरान शाहिद बिंडर साहब के साथ हम हाजिर हैं। अपनी उस्ताद पीरो मुर्शिद इमरान शाहिद बिंडर साहब को सलाम करते हैं। जी वासुदेव। तो आज हम बात करेंगे मार्टिन हाइडेगर पर। तो मार्टिन हाइडेगर तमाम दोस्त जिस तरह जानते भी होंगे कि वो एक जर्मन फिलोसोफर थे। 20वीं सदी के बहुत बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं। वो जर्मनी के जो मिस्कर्च सिटी है उसी में पैदा हुए। 1913 में उन्होंने पीएचडी की और उसी यूनिवर्सिटी जिसमें उन्होंने पीएचडी की उसी में ही पढ़ाना भी शुरू किया। और जो हसरल थे फिनोमिनोलॉजी के बानी, उसी के साथ उसी डिपार्टमेंट में फिलोसफी पढ़ाने लगे। बीइंग फलसफाई बीइंग पर उसकी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उसकी मारकतुल आरा किताब टाइम एंड बीइंग 1927 में आई, जिसका नाम था जायन एंड साइट। उसी पर जब तो उसी को उसकी फलसफा को आसान से आसान करने के लिए हमने इमरान शाहिद बिंडर साहब से आज बात करेंगे। उनके फलसफे पर आज वो रोशनी डालेंगे। एक बात, जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी तो किताब बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मतलब खालिस फलसफी की जो शकील ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो अपने उस्ताद से जब पहली बात की कि सर मैं तो किताब पढ़ी, किताब का कुछ ज़्यादा समझ नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर भी इंग्लिश में है। जर्मन के लोग कहते हैं कि इस किताब को जर्मनी में भी ट्रांसलेट करना चाहिए, मतलब कि जर्मनी लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा शकील ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो हम शुरू करते हैं और उसी फलसफे को आसान से आसान तर करने के लिए आपके लिए तो हम बात करेंगे उस्ताद इमरान शाहिद बिंडर साहब के साथ। सर, मार्टिन हाइडेगर 20वीं सदी के एक अजीम फलसफी गुजरे हैं। सर, 20वीं सदी में उन्होंने किन लोगों को मुतासिर किया और इनकी अहमियत 20वीं सदी में अगर हम फलसफे की दुनिया में देखना चाहेंगे तो कहाँ पर रखेंगे उनको? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मार्टिन हाइडेगर ज़ाहिर है सारी दुनिया जानती है, एक बहुत बड़ा नाम है फ़लसफ़े में। और प्रोफेसर हैबरमास ने एक बार कहा था कि 20वीं सदी की अगर 3 बड़ी किताबें निकालें तो उनमें एक विटकिनस्टाइन की जो ट्रैक्टेटस है जो कि 1921 में शायद शाया हुई थी। उसके बाद जो मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी में आ जाए तो हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस लुकास की जो शायद 1923 में आई थी, और फिर 1927 में जिस तरह भी आपने कहा हाइडेगर की किताब आई बीइंग एंड टाइम। तो इस किताब की जो सबसे एक बड़ी खसूसियत है वो ये है कि इसमें एक पुराना सवाल दोबारा उठाया गया बीइंग का सवाल जो था वो सबसे पहले ज़ाहिर है हमने देखा था कि पार्मेनाइड्स ने उठाया था और उसको रस्तों ने फिर बड़े एक और लेवल पे जाके बयान किया था। तो हाइडेगर की जो किताब है अगर हम उसको देखें तो पहले हिस्से में अरिस्टोटल की बहस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है बीइंग का, जिसमें हाइडेगर कहता है कि अरस्तु जो था उसने उसने सवाल ठीक उठाया था लेकिन वो एक गलत समझ में चला गया था। बहरहाल ये उसकी अहमियत है कि उसने एक 20वीं सदी में बीइंग का सवाल उस वक्त उठाया जबकि जो सब्जेक्ट है इंसानी सब्जेक्ट उसकी मौत का भी एक वो सिलसिला शुरू हो चुका था, फिर लिंग्विस्टिक फिलॉसफी सामने आ चुकी थी। और फिर इसकी एक और जो बहुत बड़ी खूबी है कि खुद दरीदा अपने जो इंटरव्यूज हैं पोजीशंस में उनमें वो लिखता है कि जो 2 सवाल आता है अगर ये हाइडेगर ना उठाता तो जो डीकंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल नहीं थी। एक जो सवाल था उसका बीइंग एंड बीइंग्स, डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड बीइंग्स, बीइंग जो कैपिटल बी के साथ है और बीइंग्स जो बहुत सारे बीइंग्स हैं जिनमें वो बीइंग खुद को पाता है, और दूसरा ऑन्टिको ऑन्टोलॉजिकल। इन दोनों के दरमियान अगर ये तफरीक दिखाता ना हाइडेगर तो वो कहता है डीकंस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं थी। तो क्योंकि वो बेसिकली हाइडेगर ने डिस्ट्रक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया था, और डिस्ट्रक्शन का जो लफ्ज है वो जो ऑफीबांग ऑफीबांग एक लफ्ज है जर्मन जुबान का जो कि हेगल की फिलॉसफी में इस्तेमाल होता है।
तो ये बिल्कुल उसका आइडेंटिकल वर्ड है, इसका जो डिस्ट्रक्शन है। और उस लफ्ज़ का मतलब ये था कि कैंसल कर दे, मनसूख करना, कैंसल, और उसके बाद प्रिजर्व करना, उसी को जिसको कैंसल कर रहे हैं उसी को प्रिजर्व कर रहे हैं, और उसको फिर लिफ्ट अप कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इंग्लिश में उसके लिए सबलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से हाइडिगर की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इसने डिस्ट्रक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया उन्हीं मफाहिम में जिन मफाहिम में हेगल पहले इस्तेमाल कर चुका हुआ था, और फिर इसने डीकंस्ट्रक्शन के लिए रास्ता हमवार किया। और आपको पता है, अब डीकंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास और कोई ऐसी थ्योरी अभी तक नहीं आई कि जो उसको रिप्लेस कर सके फिलोसॉफिकल लेवल पे, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो हर चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट कर देती है और खुद बची रहती है, क्योंकि खुद उसके पास है ही कुछ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो खुद को डीकंस्ट्रक्ट कर सके। तो ये एक चंद पहलू हैं जिसकी वजह से हाइडिगर की फिलॉसफी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अभी तक जो है वो रेलिवेंट है। दूसरा इसका और जो एक बहुत अहम पहलू है इससे भी ज़्यादा, वो ये है कि जो डेथ ऑफ द ऑथर का आपको पता है, मुसन्निफ की मौत का, जो सब्जेक्ट की मौत, मुसन्निफ की मौत, ये जो नारा लगा था वो चल रहा है, अभी तक चल रहा है। उसमें हाइडिगर का क्या कंट्रीब्यूशन है? हाइडिगर ने एक लेटर लिखा था, लेटर ऑन ह्यूमनिज्म, उसकी जो बेसिक राइटिंग है उनमें वो मौजूद है। तो जब सार्थर ने ये सवाल उठाया, उसने कहा कि मैं उस ह्यूमनिज्म का कायल हूँ जो कि हाइडिगर ने शुरू किया था। तो फिर हाइडिगर को एक लेटर लिखना पड़ा था, लेटर ऑन ह्यूमनिज्म। उसने कहा कि मैं किसी ह्यूमनिज्म का कायल नहीं। ह्यूमनिज्म से बुनियादी तौर पे मुराद थी कि बुर्जुआ ह्यूमनिज्म, दूसरा तो कोई ह्यूमनिज्म था ही नहीं वो जो चल रहा था। और हाइडिगर क्योंकि वो जो खारजी दुनिया में इन ऑथेंटिक जो एक एग्जिस्टेंस है उसको चैलेंज करता है, तो वो कभी भी उसको कबूल नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है जो हाइडिगर का, जो कि पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी में भी चलता है, और 1927 से शुरू होकर तो उसके बाद भी मुसलसल चलता है। तो ये इसकी अहमियत है। जी सर। सर, हाइडेगर का जो फलसफा बीइंग है सर, अगर उस पर आप बात करें तो। देखिए, बीइंग जो है ना, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है कि बीइंग क्या है। और बड़े बड़े स्कॉलर्स जो थे उन्होंने हाइडिगर पर ये एतराज़ किया कि हाइडिगर ने ये सवाल तो उठा दिया कि बीइंग क्या है, लेकिन हाइडिगर खुद भी उसका जवाब नहीं दे सकता। अगरचे बहुत सी क्लैरिटी है, अगर हम उसको पढ़ते हैं बार बार बीइंग अ टाइम को, तो क्लैरिटी है उसमें, हाइडिगर ने काम किया बहुत। लेकिन अब आपने जिस तरह कहा, तो यहाँ से ही वो माइकल इनवुड शुरू करता है कि वो कहता है कि हाइडिगर ने ये सवाल उठाया कि जब जो ये सवाल पूछता है कि बीइंग क्या है, वो एक खास बीइंग के तहत ये सवाल पूछता है। उसको उस बीइंग का एक हद तक समझ और उसका इदराक होता है, और उसी बुनियाद पर ये सवाल उठाता है। तो बीइंग जो है ये इतनी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर। लेकिन आमतौर पे क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी में जो सबसे बुनियादी चीज रही है वो इंसानी सब्जेक्ट रहा है, और इंसानी सब्जेक्ट के हवाले से ही हम इस पे अगर बात करें, तो वो एक तो कैपिटल बी के साथ बीइंग है, वो बीइंग जो कि अपने आप में है, जो कि एक आप समझ लें कि वो उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट साइड है जो कि दुनिया से कटा हुआ है, जो कि अभी बीइंग देयर, जो बीइंग देयर का हिस्सा नहीं बना। तो उसमें इस पे जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक तरफ तो ये बीइंग है जो कैपिटल बी है, और दूसरी तरफ वो बीइंग्स हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं। ये इंसान है, बेशुमार इंसान है, और ये जो कैपिटल बी के साथ बीइंग है, ये उस बीइंग के अंदर खुद को पाता है। और वो जो बीइंग्स हैं, उन बीइंग्स के अंदर, क्योंकि ये जो कैपिटल बी के साथ है ये भी मौजूद है, और वहीं ये सवाल उठा देता है कि ये जो बीइंग है ये क्या चीज है, अपने लिए ये क्वेश्चन उठा देता है। तो बुनियादी तौर पर जो कायनात के अंदर, या एक उसका जो ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक बड़ी पिक्चर जो है, उसके अंदर जो छोटी छोटी एंटिटीज पाई जाती हैं, ये दरख्त है, ये प्लांट है, ये पहाड़ है, ये पानी है, समुंदर है, ये सारी उसमें जो मुख्तलिफ एंटिटीज है, इनके भी अपने अपने बीइंग्स हैं बुनियादी तौर पे। लेकिन वो हम देखेंगे अगर मजीद इस पे बात होती है तो। लेकिन फिलहाल ये है कि जो बीइंग है वो हर जगह भी पाया जाता है, लेकिन हम बात करेंगे उस पे ह्यूमन बीइंग पे, क्योंकि वही मगरबी फलसफे में सबसे बड़ा एक मौजू रहा है।
सर हाइडेगर अपनी किताब में डिजाइन की बात बार बार करता है, जो जी बीइंग इन जी द वर्ल्ड। तो सर तो फिर बीइंग और डिजाइन, उसमें फिर क्या फर्क है? जी, वही जो मैंने अभी कहा था कि एक तरफ बीइंग्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वो जो डिजाइन लफ्ज है वो दो अल्फाज से मिलकर बनता है, डा और डिजाइन। बीइंग देयर यानी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो खारजी दुनिया है, उसमें जो बीइंग्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब वहां पे जो बीइंग्स पाए जाते हैं तो वो कौन से बीइंग्स पाए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स पाए जाते हैं, और उसके साथ बहुत सारी एंटिटीज पाई जाती हैं। अच्छा, अब ये जो जिस तरह भी मैंने कहा कि जो कैपिटल बी के साथ बीइंग है, जो कि उस बीइंग देर में अपने लिए वो सवाल उठाता है कि पता करो कि ये बीइंग जो है ये कौन है, या मैं ये डिजाइन के अंदर मेरी क्या हैसियत है, या मेरा क्या किरदार है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाती है कि वो किस तरह इस चक्कर से बाहर निकले, और वो कैपिटल बी वाली जो उसकी असल एक सूरत हाल है वो उसमें दोबारा दाखिल हो। तो डिजाइन जो है ये बीइंग देयर, इसमें जो बहुत सारे बीइंग हमारी जो हमारा जो एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस है उसको उससे डिजाइन कहा है हाइडेगर ने। बीइंग देयर वहां पे बहुत बहुत सारे बीइंग्स का होना। सर जो मार्टिन हाइडेगर के फलसफे में सर ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक, इस पर सर आप ये सारी चीजें, कुछ कह लें तो, ये मतलब उनके जी फलसफे में ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक क्या है? जी, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ बड़ी गहरी जुड़ी हुई है। अभी हमने जो कहा डिजाइन, बीइंग देयर, तो ये बीइंग देयर जो है ये बेसिकली इनऑथेंटिक। इनऑथेंटिक जो है वो हमारा वो खारजी वजूद है कि सुबह काम पे चला गया, बाहर गया, वहां पे दोपहर को खाना ले लिया, वहां बैठ के लोगों से गप्पे लगा ली, अपना काम किया, काम कर कर आके वापस आ गए। ये हमारा इनऑथेंटिक वजूद है, इनऑथेंटिक बीइंग है। दूसरा हमारा ऑथेंटिक बीइंग है। ऑथेंटिक बीइंग जो कि कैपिटल बी के साथ, अभी मैंने आपसे इसका भी जिक्र किया, जो कैपिटल बी के साथ ऑथेंटिक बीइंग है, ये जिस तरह चार्ल्स डार्विन है, जिस तरह कार्ल मार्क्स है, कि जिन लोगों ने अपनी ऑथेंटिसिटी जो है उसको बरकरार रखा, और वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड इन ऑथेंटिक बीइंग की जो रॉ थी उसमें बह नहीं गए। यही मिसाल देता है हाइडेगर, मिसाल देता है। यहाँ से उसका वो हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो फिलहाल वो गैर जरूरी है। तो इसमें ये फर्क है कि जो कैपिटल बी के साथ है वो ऑथेंटिक है, जो अपने आप में है, लेकिन वो एक लिहाज से एक खास सतह पर जाके देखेंगे तो वो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट नजर आएगा, लेकिन बहरहाल वही ऑथेंटिक है। और जो डिजाइन है बीइंग देयर, उसके अंदर जितनी फजूलियात हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं, पूरी दुनिया आप जाएं, बाहर किसी शहर में निकले, टाउन में जाएं, किसी मार्केट में जाएं, आप देखेंगे लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, ये सब जो है ये इनऑथेंटिक उसका बीइंग है। ठीक है, ये बात बिल्कुल जहन में रखने वाली है कि एक कैपिटल जो बी के साथ बीइंग है, और एक स्मॉल लो केस वो जो बीइंग है जिनसे पूरा माशरा बनता है। ये है हाइडेगर का सबसे बड़ा काम, कि उसने उस कैपिटल बीइंग को उन बीइंग्स के साथ जोड़कर पेश किया, और कैपिटल बीइंग जो है वो जो ही उन बीइंग्स के साथ मिलता है तो वो इनऑथेंटिक होता है, और उन इन ऑथेंटिक बीइंग्स के साथ या इन ऑथेंटिसिटी के अंदर वो अपने लिए ये सवाल उठाता है कि मैं कौन हूँ। और फिर जब वो अपने आप में आना शुरू होता है और एक बड़ा जीनियस और एक बड़ा क्रिएटिव सब्जेक्ट, इंसानी सब्जेक्ट बन जाता है, तो वो कैपिटल बी के जुमरे में आ जाता है। तो ये है इन ऑथेंटिक और ऑथेंटिक। जी सर। सर तो जो फलसफा हाइडेगर है, उसमें फिर फैक्टिसिटी, एग्जिस्टेंशियलिटी और फॉलनेस, इस पर वो बार बार बात भी करता है, फोकस भी करता है सर इस पर। जी 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 जी। जी जी जी, जो ये भी एक बड़ी दिलचस्प है कि हाइडेगर का कमाल ये था कि उसने जिंदगी के साथ इंसान को जोड़कर पेश किया, उसने उसे सेपरेट नहीं किया, और उस जिंदगी के अंदर उसने इंसान की जो कदर कीमत थी वो मुतय्यन करने की कोशिश की। अभी आपने सवाल किया फैक्टिसिटी के हवाले से। फैक्टिसिटी के लिए उसने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है जिसको थ्रोनेस कहते हैं। थ्रोनेस, वो कहता है कि हम अपनी इस दुनिया में जो आते हैं वो हम अपनी मर्जी से नहीं आते, हमें
थ्रो कर दिया गया है, हमें इस दुनिया में डाल दिया गया है, फेंक दिया गया है। हमें पूछा नहीं गया, किसी ने नहीं पता किया कि तुम क्या चाहते हो, हमें बस फेंक दिया गया है। तो बाबा आदम से उनसे तो कहा गया था ना बाकायदा कि भाई आपने ये काम नहीं करना, अगर आपने ये काम किया तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो हमें तो ये भी नहीं ना किसी ने पूछा, अगर हमसे उस वक्त पूछा जाता तो शायद हम ये काम ना करते। बहरहाल तो ये फैक्टिसिटी है, थ्रोनेस, हमारी मर्जी के बगैर हमें डाल दिया गया इस चक्कर में, और अब हम उस चक्कर में फंसे हुए हैं। उसी चक्कर के अंदर दूसरा एस्पेक्ट है एग्जिस्टेंशियलिटी, जिसको भी आपने कहा है। एग्जिस्टेंशियलिटी ये है कि अब मैं क्योंकि यहाँ पे डाल दिया गया हूँ, मुझे यहाँ पे फेंक दिया गया है दुनिया में, अब मैंने अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको बरकरार कैसे रखना। उसको बरकरार रखने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, मतलब कपड़ा लेने के लिए जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रोटी कमा रहा हूँ और अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ। तो ये एग्जिस्टेंशियलिटी है, उसको बरकरार रखने के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ। तीसरा उसका एस्पेक्ट है जो बहुत अहम है, फॉलनेस। यही फॉलनेस जो है वो है बेसिकली वो इनऑथेंटिसिटी, जिसका कि अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके। फॉलनेस का मतलब ये है कि इंसान का ये फॉलनेस ये नहीं कि वो ऊपर से छत से कहीं गिर गया है, नीचे वो फॉल कर गया है या सीढ़ियों से गिर गया है, ये नहीं। फॉलनेस ये कि वो अपने बीइंग के स्टेटस से गिर गया है, वो नीचे आ गया है। मिसाल के तौर पे हाइडिगर क्या मिसाल देता है, हाइडिगर ये खूबसूरत मिसाल पेश करता है। वो कहता है कि गॉसिप, गॉसिप का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया कि गॉसिप है, तो बंदे वहां पे खड़े हुए हैं गपशप करने, 4 बंदे वहां पे बैठे हुए हैं, वो बटेरों को लड़ा रहे हैं, आपस में मुर्गों की लड़ाई करा रहे हैं। 6 बंदे यहाँ बैठे हुए शतरंज खेल रहे हैं, 10 बंदे उधर बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, ये इंसान का जो बीइंग है उससे ग्रेविट है, जो उसका ऑथेंटिक बीइंग है। और इसी को हाइडिगर ने फॉलनेस जो है उसके जो आइडेंटिकल लफ्ज इस्तेमाल किया है हाइडिगर ने, वो इनऑथेंटिक इस्तेमाल किया है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। ये बड़ा बड़ा दिलचस्प है उसका हाइडिगर का फल। आप अगर थोड़ा गौर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो इनऑथेंटिक वर्ल्ड है बुनियादी तौर पे, ये वही वर्ल्ड है जो मार्क्सिज्म के अंदर जो रेफिकेशन का तस्वर है जो मार्क्स ने पेश किया था, या आप समझ लें कि एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है, या जिसको लुकाश ने ईस्टर्न क्लास कॉन्शियसनेस में अपने वो तवील चैप्टर में बयान किया, रेफिकेशन के नाम से जो उसने लिखा है बाब। जी सर। रेफिकेशन क्या है, हमारा जो शऊर है वो बोझ ज़्यादा हो जाता है, रेफाइड हो जाता है, और हम समझने लगते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं यही हकीकत है, जबकि वो हकीकत होती नहीं है। वो हमारा बोझ ज्यादा शऊर है, और उस शऊर का हमें शऊर नहीं रहता, जिसकी वजह से ये सारा जो प्रॉब्लम है उसको उसी को हाइडिगर ने, ये वो कंपैरिजन मेरा अपना कंपैरिजन है जो मैंने जो, क्योंकि वो कोजेव जो था ना रूसी मार्क्सिस्ट, उसने रेकनसाइल करने की कोशिश की थी मार्क्सिज्म को हाइडिगर के साथ, मुख्तलिफ उसके कॉन्सेप्ट लेके। उसने कहा था कि इसको किया जा सकता है, इनके अंदर इस्तिलाहात का फर्क है, लेकिन बहुत से कॉन्सेप्ट जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ये है बुनियादी इनऑथेंटिसिटी, फॉलनेस और एलियनेशन का जो तस्वीर है, ये है हाइडिगर का एक बड़ा बेहतरीन और बाकमाल का। बहुत शुक्रिया सर, और बड़े बेहतरीन और बड़े आसान अंदाज में आपने समझाने की कोशिश की। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो भी सवालात हो वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर भी सकते हैं, और हम वही सवालात अगले सेशन में दोबारा आप उन सर से पूछ भी लेंगे। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो फिर भी हम इस पर बात कर सकते हैं। आने वाले सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।